हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल बेसिक स्टूडेंट नोट्स में। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे क्लास 9th का सेकंड चैप्टर, क्या हमारे आसपास के पदार्थ शुद्ध हैं, जिसको इंग्लिश में इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। कहने का मतलब हमारे जो आसपास का जो एरिया है उस एरिया में पदार्थ शुद्ध हैं या नहीं है, इस चीज़ की जानकारी के लिए हमें ये चैप्टर समझना होगा। हमें समझ लेंगे इस चैप्टर को तो अच्छे से हम अपने आसपास की जानकारी भी समझ जाएंगे। तो हर एक टॉपिक को हम अच्छे से पढ़ेंगे भी, और ये टॉपिक आपके एनसीईआरटी बुक के स्टेप बाय स्टेप आपको हर डेफिनेशन को समझाएंगे इसमें, तो आप ध्यान से समझते रहना। देखते हैं स्टूडेंट्स कि सबसे पहले पदार्थ को इंग्लिश में सब्सटेंस कहते हैं। पदार्थ होता क्या चीज़ है? अगर मैं किसी भी चीज़ की बात करूँ, कॉपी पेन किसी भी चीज़ की बात करूँ, तो संसार के अंदर प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी है उसे हम पदार्थ कहते हैं। मतलब पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है। अगर मैं पेन की भी बात करता हूँ ना, तो कोई भी चीज़ है तो वो चीज़ किसी ना किसी चीज़ से मिलकर बनी होती है, तो वो क्या कहलाता है? पदार्थ। अब वो जिस चीज़ से मिलकर बनी होगी वो छोटे छोटे कणों से मिलकर बना होता है, उसे पदार्थ कहते हैं। अब वैज्ञानिक तौर पे पदार्थ क्या होते हैं, वे जो मैंने नोट लिखूंगा वो नोट आपके लिए होंगे, मतलब वो और आपको समझने में और आसानी से मैंने नोट लिख रखे हैं। ये नोट अगर मैं चाहता तो ना भी लिखवाता, क्योंकि डेफिनेशन तो आपके यहाँ समझ में आ गई, लेकिन नोट के अकॉर्डिंग आप समझ सकते हो, तो इसलिए नोट तुम्हारे लिए मैंने बना रखे हैं यहाँ पे। वैज्ञानिक के अनुसार पदार्थ दो प्रकार के होते हैं। अब देखते हैं पदार्थ दो प्रकार के, एक तो अशुद्ध होते हैं और एक शुद्ध होते हैं। जो शुद्ध पदार्थ होते हैं ये भी दो टाइप में बटे हुए हैं, कि एक तत्व और एक यौगिक। हम इन सबको पढ़ेंगे, अशुद्ध पदार्थ को भी, शुद्ध को, तत्व को, यौगिक को। इसमें हम स्टेप बाय स्टेप सबसे पहले इस अशुद्ध पदार्थ को पढ़ते हैं। अशुद्ध पदार्थ होते क्या चीज़ हैं देखेंगे अशुद्ध पदार्थ के लिए हम, कि जब पदार्थ के कण अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हों तो उसे अशुद्ध पदार्थ मतलब मिश्रण कहा जाता है। जैसे वायु, मिट्टी, समुद्र का पानी आदि। अशुद्ध का मतलब समझते हो, डेफिनेशन तो आपने पढ़ ली, तो दोबारा से एक बार छोटे छोटे स्टेप में पढ़ते हैं। जब कोई पदार्थ है, मान लीजिए कुछ भी चीज़ है, उसके जो कण हैं अलग अलग रासायनिक प्रकृति के हों। अलग अलग रासायनिक प्रकृति के मतलब, जैसे कि मेरे पास समुद्र का जल है। अब समुद्र का जो पानी है उसके अंदर एक तो जल मिला हुआ है, जिसके रासायनिक गुण मतलब कि उसको टेस्ट करके आप पता लगा सकते हो कि खारा है कैसा है। तो जो समुद्र का जो पानी है, जो जल होता है, उसमें नमक मिला होता है, तो नमक का टेस्ट अलग होता है, जल का टेस्ट अलग होता है, आपको भी पता। लेकिन दोनों का जब मिला देते हो तो वो समुद्र का पानी जो बनता है उसका टेस्ट अलग होता है। क्लियर? तो जो जो टेस्ट की बात कर रहा हूँ, स्वाद की बात कर रहा, तो समुद्र का पानी में जो पानी का रासायनिक प्रकृति और नमक की रासायनिक प्रकृति दोनों की अलग अलग है, तो उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? मिश्रण भी कहा जाता है उसको, जिसको हम अशुद्ध पदार्थ कहते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं शुद्ध पदार्थ। जब पदार्थ के सभी कण समान रासायनिक प्रकृति के हों तो उसे शुद्ध पदार्थ कहा जाता है। जैसे लोहा, जल, तांबा आदि। कहने का मतलब ये जो चीज़ है, जैसे जल है, जल हमारा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है, जिसको हम H2 कहते हैं जल को। ठीक है ना? अब ध्यान से समझना कि जो H2 के रासायनिक गुण है, रासायनिक प्रकृति है, और O2 की रासायनिक दोनों की रासायनिक प्रकृति समान है, तभी जल शुद्ध है। ऐसे ही नमक की बात करता हूँ, जो नमक दो चीज़ से मिलकर बना हुआ है, वो दोनों की रासायनिक प्रकृति समान है, तो इसी तरीके से नमक भी शुद्ध होगा। अब मैं बात करता हूँ कि जैसे ये क्लियर समझ में आ गया, तो जिसके समान रासायनिक प्रकृति होगी वो शुद्ध होगा, और जिसकी अलग अलग होगी वो अशुद्ध होगा। अगर मैं बात करता हूँ, जैसे मार्केट गए, हम कैसे जान पाएंगे कि बाजार से खरीदा हुआ दूध, घी, मक्खन, नमक, मसाला, मिनरल जल या जूस आदि ये शुद्ध हैं? इस चीज़ की जानकारी हमें कैसे होगी? तो हमारे पास दो तरह के व्यक्ति होते हैं। मैं अगर आपको दो तरीके से समझाता हूँ कि जैसे हम ये चीज़ के लिए तो दो तरीके से डेफिनेशन बनाऊंगा कि शुद्ध का अर्थ, इस शुद्ध का अर्थ है क्या। अगर साधारण व्यक्ति के अकॉर्डिंग मैं बात करूं, साधारण व्यक्ति मतलब जो मार्केट से सामान खरीदते हैं, तो साधारण व्यक्ति क्या है कि पदार्थ में कोई मिलावट न हो,
शुद्ध का मतलब उनके लिए यही था कि मार्केट में जैसे मैं ही खुद सामान लेने गया तो अकॉर्डिंग मैं क्या सोचूंगा कि पदार्थ में भाई हमारे पास जैसे शुद्ध घी है या नमक है, कोई भी पदार्थ है, तो इनमें कोई मिलावट ना हो, मुझे क्या है एक शुद्ध मिले। अब घी है, घी कैसा भी आता है, मुझे तो पता नहीं किस चीज़ से है, लेकिन क्या है कि अगर घी की बात करूँ तो वो घी भी मिलावट का ना हो, तो इसलिए मुझे प्योर घी, तो उसका मतलब प्योर, देखते नहीं पैकेटों पे शुद्ध घी भी लिखा आता है, शुद्ध नमक लिखा आता है, शुद्ध जल लिखा, शुद्ध जूस लिखा आता है, तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, पदार्थ में कोई मिलावट ना हो, तो ये साधारण व्यक्ति की बात है। अगर वैज्ञानिक के अनुसार बताऊं मैं, वैज्ञानिक के अनुसार क्या है, ये सभी वस्तुएं विभिन्न पदार्थों के मिश्रण से बनी होती है। मतलब कि अगर मैं बात करता हूँ जैसे दूध की, दूध की बात करते हैं ना, दूध की भी बात करता हूँ या घी की बात करता है, तो दूध जो है वो एक तो जल, वसा, प्रोटीन का मिश्रण है, तो शुद्ध तो हुआ नहीं। शुद्ध मैंने अभी डेफिनेशन में क्या समझा के आया था, जिसके रासायनिक गुण, रासायनिक प्रकृति समान हो तो वे शुद्ध पदार्थ होते हैं। लेकिन अब जब दूध मिलता है हमें, दूध किस किस का मिश्रण होता है, जल का, वसा का, प्रोटीन का, तो इसलिए ये सब साइंटिस्ट के अकॉर्डिंग ये शुद्ध नहीं है, ठीक है ना, ये एक मिश्रण होते हैं। समझ में आई बात। तो वैज्ञानिक क्या कहता है, एक वैज्ञानिक किसी पदार्थ को शुद्ध कहता है तो इसका तात्पर्य यह है कि उस पदार्थ में एक ही प्रकार के कण उपस्थित हों। अगर एक ही प्रकार के मतलब कण समान प्रकृति के, रासायनिक प्रकृति के जो समान होते हैं, समान रासायनिक प्रकृति के होंगे तो वे एक ही प्रकार के कण होते हैं। तो एक ही प्रकार के कण यदि उपस्थित है तो वे शुद्ध हैं, अदरवाइज नहीं है, ठीक है ना। ये चीज़ समझ में आ गई होगी। आगे जब मैंने आपको बोला है कि दूध की बात करी थी, दूध जैसे किस किस चीज़ से मिलकर बना हुआ, जल, वसा, प्रोटीन का मिश्रण, और जो समुद्र का जल है वो जल, नमक का मिश्रण होता है। इस तरीके से ये वो जो मिश्रण है वो अशुद्ध भी इन्हें क्या बोलते हैं, अशुद्ध। मिश्रण क्लियर हो गया ये भी मिश्रण का। अब मिश्रण के ऊपर डेफिनेशन पढ़ते हैं कि मिश्रण क्या चीज़ है। आइए देखते हैं मिश्रण मतलब इंग्लिश में इसको मिक्सचर कहते हैं। जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ को अनिश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसे मिश्रण कहा जाता है। ध्यान से समझेंगे कि हमारे पास कोई शुद्ध पदार्थ, शुद्ध पदार्थ का मतलब आपको पता ही है कि एक प्रकार के गुण विद्यमान होने चाहिए। मतलब कि अगर कोई पदार्थ है वो किसी चीज़ से मिला हुआ है तो उसके अंदर एक ही प्रकार के गुण हो तो उसे क्या बोलते हैं, शुद्ध, ठीक है ना। तो वे दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थ लेंगे और उनका अनुपात कुछ भी होगा, मतलब कि अनिश्चित, अलग अलग अनुपात होगा। मतलब कि अगर किसी चीज़ को हमने दो पदार्थों से मिलकर बना हुआ तो दो पदार्थ कौन सा है, जैसे मैंने जल और नमक है, तो जल और नमक का जो घोल बना हुआ, तो जल कितनी भी मात्रा में हो सके, नमक कितनी भी मात्रा में हो सकता है, तो अलग अलग मात्रा है, तो अलग अलग मात्रा को अनिश्चित अनुपात में कहा जाता है, ठीक है ना। उसे क्या बोलते हैं, मिश्रण। अब जल है, जल को जो मैंने मिलाया नमक में तो मुझे एक घोल प्राप्त हो गया। आप ध्यान से समझना, तो जो घोल प्राप्त होगा तो उसके जो नमक के रासायनिक गुण है और जो जल के रासायनिक गुण है दोनों के अलग अलग हैं। मतलब इनसे मिलकर जो घोल बनता है वह कोई नया पदार्थ नहीं बनाता। समझ में आई बात। अगर मैं बात करता हूँ जल की और नमक की, दोनों को मैंने एक बर्तन, मतलब कि एक बर्तन में मैंने जल लिया, नमक लिया, दोनों को घोल दिया। जल के भी रासायनिक गुण अलग है, नमक के भी रासायनिक गुण अलग है। अब दोनों को मिलाने के बाद कोई नया पदार्थ तो बनने का नहीं, दोनों का ही उसके अंदर जल के भी रासायनिक गुण और नमक के रासायनिक गुण दोनों के ही विद्यमान होंगे, ठीक है। तो इस चीज़ को मैंने क्या है, मिश्रण में घटक पदार्थों के गुण विद्यमान रहते हैं। समझ में आ गया कि वो नया पदार्थ नहीं बनाने का, उनके ही पदार्थों के गुण उसके अंदर विद्यमान होते हैं। उस चीज़ को हम क्या बोलते हैं, मिश्रण कहते हैं। मेरी बात समझ लेना, फिर ध्यान से समझना चाहे कि मिश्रण कोई नया गुण, नया पदार्थ नहीं बनाता, उसके जो पदार्थ बनता है, मतलब कि जो घोल बना है उसी के गुण उसके अंदर विद्यमान। अगर कोई चीज़ नोट करना चाहे तो ये मेरी बातों को नोट कर सकता है आराम से। आगे नेक्स्ट देखते हैं मिश्रण के बाद यौगिक। यौगिक बिल्कुल सेम, अगर आपको मिश्रण समझ में आ गया होगा तो यौगिक भी आपको आराम से, क्योंकि वहाँ पे क्या था, अनिश्चित अनुपात में, और यहाँ पे क्या है, निश्चित अनुपात में। सेम वही कंडीशन, जब दो या दो से अधिक शुद्ध पदार्थों को निश्चित अनुपात में मिलाते हैं तो उसे यौगिक कहा जाता है। समझ में आ गई बात। जैसे लोहे का चूर्ण, मतलब जो लोहे का पाउडर होता है, पीस लेते हैं लोहे का, मतलब कि चीज़ को किसी मशीन के अकॉर्डिंग, और जो सल्फ़र पाउडर होता है, दोनों को मिलाने के बाद
हमारा क्या है कि दोनों को मिलाएंगे, तो दोनों को मिलाने के बाद एक नए पदार्थ का निर्माण होता है। वहाँ पे क्या था, नया पदार्थ नहीं बनता था। अब उस चीज़ की हम प्रैक्टिकल एक्टिविटी देखते हैं कि मान लीजिए हमारे पास लोहे का एक चूर्ण हैगा, मतलब लोहे का पाउडर है और एक सल्फ़र का पाउडर है। दोनों को मैंने पीस कर इन दोनों को आपस में मिला दिया और मिलाने के बाद उसको तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करेंगे। ठीक है ना, तीव्र ताप पर लाल होने तक गर्म करेंगे। उसे गर्म करने से हम क्या करेंगे, फिर गर्म जब हो जाएगा तो उसे हटा देंगे, मिश्रण को ठंडा करेंगे। जब मिश्रण को ठंडा करेंगे तो हम देखेंगे थोड़ी देर बाद कि वो जो गर्म किया हुआ मिश्रण था वो ठंडा हो गया, तो नया पदार्थ का निर्माण करेगा और उसके रासायनिक गुण भी अलग अलग होंगे। जब इन दोनों को हमने मिला के गर्म करके रक्त तप्त पर लाल गर्म करा हमने, तो जब गर्म करने पर ठंडा कर दिया तो जो नया पदार्थ मिला है हमें, इसके रासायनिक गुण और इसके रासायनिक गुण, दोनों के गुण क्या है, जो नया पदार्थ बनेगा इन दोनों के गुणों से अलग गुण पाए जाएंगे। अलग गुण पाए गए तो वो समझना कि एक नए पदार्थ का निर्माण करता है। ठीक है ना, ये चीज़ मैंने नोट में लिख दी कि इसमें एक नया पदार्थ बनेगा, उसके गुण मिलाए गए पदार्थों के गुणों से भिन्न होंगे। बात आ गई समझ में यहाँ पे। तो जैसे जल, चीनी, नमक, मीथेन आदि, ये सब चीज़ हमारे पास यौगिक के तरह काम करते हैं। आगे समझते हैं हम कि मिश्रण जो होता है, अगर मिश्रण की बात करते हैं, यौगिक और मिश्रण आपको समझ में आ गए होंगे। लेकिन जो मिश्रण है, अगर मैंने दो चीज़ों को मिला दिया तो दो चीज़ों को मिलाने पर वे दो चीज़ दिखाई दे रही हैं आपस में या नहीं दिखाई दे रही मिलने के बाद, तो वो चीज़ मिश्रण दो प्रकार में बढ़ जाते हैं। तो देखते हैं दो प्रकार में कैसे बढ़ते हैं ये मिश्रण। दो प्रकार में होते हैं, एक को तो हम बोलते हैं समांगी मिश्रण, दूसरे को बोलते हैं विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण क्या है, जिसको इंग्लिश में होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं, विषमांगी को हेटेरोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। जो समांगी मिश्रण होता है, यहाँ पे देखेंगे समांगी मिश्रण को, ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग नहीं देखा जा सकता। मान लीजिए मैंने क्या काम करा, एक नमक लिया और पानी लिया, दोनों को मिला दिया। मिलाने के बाद मैं उनको अपनी एक नग्न आँखों से अगर देखना चाहूँगा तो मैं उनको अलग अलग नहीं देख सकता, क्योंकि वे मिल गए। और जिनको अलग अलग नहीं देख सकता उन मिश्रण को क्या बोलते हैं, समांगी मिश्रण। जैसे हमने नमक का पानी का मिश्रण बता दिया था, चीनी का विलयन और सभी मिश्र धातुएं होती हैं जितनी भी है। ठीक है ना, तो ये सब क्या है, समांगी मिश्रण कहलाती है। विषमांगी क्या है, बिल्कुल ये इस पे ध्यान रखना, अलग अलग नहीं देखा जा सकता। इसमें क्या है, विषमांगी में ऐसे मिश्रण जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ उपस्थित होते हैं परंतु उन्हें अलग अलग देखा जा सकता है, क्या कहलाते हैं, विषमांगी मिश्रण। जैसे बालू तथा नमक, बालू मोटी रेत सी होती है और नमक, दोनों को मिला दे तो मैं अलग अलग पहचान सकता हूँ कि बालू मोटी होती है, नमक रे पतला होता, हल्का बारीक होता है, तो दोनों के कण अलग अलग चमकेंगे। जैसे तेल में जल है, तेल ऊपर रहेगा, जल नीचे। तेल भारी होता, सॉरी हल्का होता है और जल भारी होता है, यही चीज़ है ना। हाँ, थोड़ा यही है, कंफ्यूज ना हो कि इसी के अकॉर्डिंग दोनों अलग अलग आपको चमकेंगे। जैसे चीनी और नमक है, चीनी के कण मोटे होते हैं, नमक के कण पतले होते हैं, तो दोनों अलग अलग आपको दिखेंगे भी। जैसे मैं पानी के अंदर जैसे कोई भी पानी के अंदर मैं क्या डाल दूँ, एक दाल होती है, कोई सी भी दाल डाल दी तो वे दाल डालने के बाद आप देखोगे तो दाल अलग दिख रही है, पानी अलग दिख रहा है, तो दोनों को मिलाने के बाद क्या हो गया, वो चीज़ विषमांगी मिश्रण, अलग अलग देखे जा सकते हैं नग्न आँखों से। समझ में आए दोनों मिश्रण को क्या चीज़ है। आगे देखेंगे, हमने मिश्रण भी समझ लिया, यौगिक भी समझ लिया। हम इन दोनों के अंतर क्या, तो या तुलना, जो आप पढ़ के आए हो वही चीज़ है कि इनके अंदर आपको एग्जाम में अगर आने लगे मिश्रण और यौगिक में अंतर देना या तुलना देनी, तो मैंने आपको 4 पॉइंट लिख रखे हैं, आप कितने भी दे के आ सकते हो, 3 दे दो, 4 दे दो। सबसे पहले देखेंगे मिश्रण में, नंबर 1 पे, तत्व या यौगिक केवल मिश्रण बनाने के लिए मिलते हैं किंतु किसी नए यौगिक का निर्माण नहीं करते हैं। मिश्रण में समझ में आ गया, कोई नए यौगिक का निर्माण नहीं करते ये, और ये नए यौगिक का निर्माण करते हैं कब, जब दो शुद्ध पदार्थ मिलते हैं तो वे नहीं बनाते, कोई निर्माण नहीं करते, और ये शुद्ध पदार्थ मिलने पर क्या होता है, नए पदार्थ का निर्माण करते हैं। क्लियर है। मिश्रण का संगठन परिवर्तनीय होता है, मतलब जो मिश्रण का संगठन होता है वो परिवर्तनीय होता है, और इसमें क्या होता है, नए पदार्थ का संगठन सदैव स्थायी होता है।
समझने के लिए पीछे समझा ही दिया था आपको। थर्ड देखेंगे, जो मिश्रण में उपस्थित पदार्थ के गुण धर्मों को दर्शाता है। जो मिश्रण जो तुम्हारा बनता है तो जो उसके अंदर उपस्थित पदार्थ है उनके ही गुणों को दर्शाता है। इसमें क्या है, नए पदार्थ के गुण धर्म पूरी तरह से भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं जब नया पदार्थ बनता है। चौथा देखते हैं कि मिश्रण में उपस्थित पदार्थों को भौतिक विधियों द्वारा अलग किया जा सकता है। भौतिक विधियों द्वारा मतलब यहाँ पे जो मिश्रण बन गया है आप उसको भौतिक विधि द्वारा अलग कर सकते हो, ठीक है ना। ये चीज़ हमारे पास, जैसे नमक और पानी है, नमक और पानी को तुमने क्या करा कि उबाल लो तो गर्म कर लोगे, गर्म करने पे पानी वाष्प में उड़ जाएगा, नमक नहीं रह जाना है ना। तो इसी के अकॉर्डिंग आप भौतिक विधियाँ वे चीज़ कहलाती हैं। क्रिस्टलीकरण भी बहुत सारी चीज़ें आप देख सकते हो जब पढ़ाऊँगा आगे। आगे इसमें क्या है, नए पदार्थ को केवल रासायनिक या वैद्युत रासायनिक प्रतिक्रिया द्वारा ही अलग किया जा सकता है, ठीक है ना। ये 4 पॉइंट आपको मैंने मिश्रण और यौगिक में अंतर में बता दिए। इसके बाद आप विलयन को समझेंगे। विलयन क्या चीज़ है देखते हैं। विलयन, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, अलग से भी आता है, तो ध्यान से समझना विलयन क्या चीज़ होते हैं। विलयन 2 या 2 से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है। अभी आपको समझाया समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण, ठीक है ना। समांगी क्या है, जिनको हम अलग अलग नहीं आँखों से देख सकते हैं। नोट क्या है कि जो विलयन के कणों में समांगिकता होती है, मतलब कि ये नोट आपके लिए है, जैसे नमक और पानी का स्वाद हर भागों में सदैव समान होता है। मतलब कि आपने पानी में नमक मिला दिया और आप मिलाने के बाद थोड़ी देर बाद देखोगे तो हर जगह से वो पानी में नमक मिला हुआ होगा तो उसका स्वाद सदैव समान, मतलब कि हर जगह से समान ही होगा, सदैव समान होता है, क्योंकि नमक और पानी के कण समान रूप से बढ़ जाते हैं, वितरित हो जाते हैं। अब बात करते हैं विलयन। विलयन आपने समझा ही है, लेकिन विलयन में जो आपने नमक और पानी मिलाया है तो वो चीज़ विलयन ही तो बनी, दोनों को मिलाने के बाद क्या बना, विलयन। अब विलयन में तो एक रसायन के तौर पे देखते हैं कि विलयन विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। विलयन विलेय प्लस विलायक से मिलकर बना होता है। अब विलयन को इंग्लिश में सॉल्यूशन, विलेय सोल्यूट और विलायक सोलवेंट होता है। बात करते हैं कि विलेय और विलायक। तो विलेय क्या चीज़ है, विलेय जो कम मात्रा में उपस्थित होता है, कम मात्रा में। विलयन में जो है ना कम मात्रा में होगा वो तो विलेय, और जो अधिक मात्रा में होगा वो विलायक होता है। ये आपको शॉर्टकट में ध्यान रख लेना ये चीज़। अब मैंने बात करी है कि जैसे विलायक की, विलायक विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा अधिक होगी वो क्या कहला जाएगा, विलायक, और विलयन में जिस पदार्थ की मात्रा कम होगी वो क्या होगा, विलेय होगा। मैंने एक एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे क्या है, 100 ग्राम जल में 20 ग्राम चीनी घुली हुई है, तब मैं क्या कहूँगा, जो विलयन बनेगा जल और चीनी का जो विलयन बनेगा वो क्या है, विलयन जल प्लस चीनी से तो मिलके बना हुआ, और जल कितना है 100 ग्राम और चीनी कितनी है 20 ग्राम। तो किसकी मात्रा कम है, जिसकी मात्रा कम है वो तो हो गया विलेय, और ये क्या हो गया, मात्रा अधिक है तो विलायक। बात आगे समझ में आपको। विलेय और विलायक की पहचान करनी होगी। विलयन के अंदर जो चीज़ कम मात्रा में है उसे तो विलेय बोलते हैं, विलयन के अंदर जो चीज़ अधिक मात्रा में है उसे विलायक बोलते हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझ में आ जानी चाहिए। आगे देखते हैं, एक और एग्जांपल समझते हैं कि जैसे कोल्ड ड्रिंक है, ये विलयन है, कोल्ड ड्रिंक का विलयन, और विलयन के अंदर, कोल्ड ड्रिंक के अंदर क्या क्या चीज़ होती है भाई, कोई भी विलयन है, विलयन के अंदर या तो विलेय और विलायक जरूर होंगे। तो कोल्ड ड्रिंक के अंदर एक CO2 होती है और एक जल होता है, तो जल ज़्यादा होगा, गैस कम होती है, तो विलायक जो ज़्यादा है वो तो जल है, और कम क्या है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। इसी तरीके से वायु है, वायु के अंदर नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस और अन्य गैसेज होती हैं, जिसके अंदर वायु के अंदर जो हमारे वायुमंडल में होती है तो नाइट्रोजन गैस 78%, ऑक्सीजन 21%, CO2 0.03%। ये सारी चीज़ों से मिलकर हमारी वायु के अंदर जो गैसें होती हैं वो सारी मिलकर बनती हैं। लेकिन इसके अंदर विलायक सबसे ज़्यादा मात्रा में यही है, नाइट्रोजन। तो विलायक क्या हो गया, वायु के अंदर नाइट्रोजन है, ठीक है ना। आगे देखते हैं विलयन के गुण। ये विलयन के कुछ गुण हैं, जो विशेषताएं भी पूछी जाती हैं। तो नंबर 1 पे जो विलयन है वो कैसा है, समांगी मिश्रण, आप पढ़ के आए हुए। विलयन जो होता है उसके जो कण होंगे, क्योंकि विलयन के कण अपनी आंखों से उन्हें देख तो सकते नहीं हम, क्यों नहीं देख सकते, क्योंकि वे बहुत छोटे होते हैं।
अब जो इनके कणों का जो व्यास होता है वो 1 नैनोमीटर होता है, नैनोमीटर nm, जिसका मान दूसरा 10⁻⁹ मीटर, 10⁻⁹ मीटर होता है ना। इसलिए इनके कणों को आंखों से नहीं देखा जा सकता। तीसरा क्या है, इसके कारण विलयन के कण प्रकाश किरणों के फैलाते नहीं हैं और प्रकाश का मार्ग नहीं दिखाई देता है। कहने का मतलब कि जो इसके कारण जो भी विलयन है, विलयन के कण प्रकाश किरण को नहीं फैलाते हैं। जब क्यों नहीं फैलाएंगे, क्योंकि उसके अंदर विलयन में दूसरे दो पदार्थ मिल जाते हैं, तो तभी तो विलयन बनता है। कोई कम मात्रा में, कोई अधिक मात्रा में, तो विलयन वो आ गया। तो जब प्रकाश का मार्ग वो दिखाई नहीं देता उसके कारण, ठीक है ना। चौथा क्या है हमारे पास, विलयन को शांत छोड़ देने पर विलय के कण नीचे नहीं बैठते हैं, अर्थात विलयन स्थायी होता है। समझ में आया कि विलयन को शांत, मैंने कोई विलयन बना दिया, अब बनाने के मतलब कि जल है और नमक है, तो ऐसा तो है नहीं कि बिल्कुल मैं अगर मिलाने के बाद अब उसको मैं आराम से शांत अवस्था में छोड़ दूंगा। छोड़ने के बाद जो विलय के कण हैंगे, मतलब जो नमक के कण हैं, वो नमक के कण जल के नीचे गिलास में बैठ जाने। गिलास में अगर मैंने कोई बना के रख लिया है जल और नमक का मिश्रण, तो वो नमक नीचे थोड़ी बैठ जाना है, मतलब नीचे नहीं बैठता। ऐसा विलयन स्थायी होते हैं, ठीक है ना। तो वे विलयन स्थायी भी होते हैं। आगे देखते हैं कि विलयन की सांद्रता, कंसंट्रेशन ऑफ ए सॉल्यूशन। विलयन की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं, मेरे पास कोई विलयन जैसे जल और नमक है, नमक की मात्रा मैं ज़्यादा कर दूं या कम कर दूं, नमक विलय है ना, तो विलय की मात्रा मैंने क्या काम कर दिया, ज़्यादा है या कम है, तो वो उस चीज़ पे विलयन की सांद्रता को बताएगा। नमक जो है वो विलयन की सांद्रता बताएगा। मतलब नमक क्या है, विलय पदार्थ। तो विलयन की किसी निश्चित मात्रा में घुले हुए विलय पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। क्या है, विलयन में जो भी मौजूद विलय पदार्थ की मात्रा के आधार पर इसे तनु, सांद्र या संतृप्त घोल कहा जाता है। अब ये तीन चीज़ में से हमारे पास, मैं आपको 9th क्लास में ये चीज़ नहीं है तो इसलिए नहीं बता रहा हूँ। क्यों, नमक की मात्रा ज़्यादा है या कम, सब इन्हीं से डिपेंड होती है, लेकिन 9th क्लास में नहीं है तो मैं इसको नहीं कवर करा रहा। आगे हम संतृप्त घोल भी देखते हैं, तो इसके अकॉर्डिंग एक नोट देखेंगे। तो ये चीज़ क्या है, अगर आपको ये चीज़ सीखनी है तनु और सांद्र, मैं आगे नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा, ये चीज़ भी देखेंगे लास्ट में टॉपिक में। किसी निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है जितना कि विलयन की क्षमता होती है। मान लीजिए मेरे पास एक गिलास में पानी है, उस पानी में उतनी ही क्षमता है कि निश्चित तापमान पर उतना ही विलय पदार्थ घुल सकता है कि जितना विलयन की क्षमता होती है। समझ में आया। अतः दिए गए निश्चित तापमान पर यदि विलयन में विलय पदार्थ जब घुलना बंद हो जाए, मतलब नहीं घुलता, तो उस विलयन को जब घुलना वो बंद हो गया ना, तो उसमें और भी डालोगे तो वो नहीं घुलेगा, तो उस चीज़ को हम उस विलयन को क्या बोलते हैं, संतृप्त विलयन। समझ में आया। सैचुरेटेड सॉल्यूशन। मान लीजिए मेरे पास कोई एक विलयन है, उस विलयन के अंदर मैंने विलय की मात्रा डालना स्टार्ट कर दिया, और भी जब तक उसके अंदर विलय की मात्रा घुल रही है ठीक है, लेकिन एक कंडीशन ऐसी आएगी कि विलय की मात्रा घुलना बंद हो जाएगी, तो उस कंडीशन को हम क्या कहेंगे कि विलय की मात्रा घुलना बंद होगी, तो वो विलयन, ऐसा विलयन संतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक। अगर यदि संतृप्त विलयन मतलब कि कोई भी विलयन विलय पदार्थ की सांद्रता जो है, यदि किसी विलयन में विलय पदार्थ की जो भी सांद्रता है वो संतृप्त स्तर से कम हो तो उसे असंतृप्त विलयन कहते हैं। क्लियर है ना। एक क्वेश्चन और देखते हैं। यदि किसी विशिष्ट ताप पर एक संतृप्त विलयन ले तथा उसे धीरे धीरे ठंडा करें तो क्या होगा। भाई एक विलयन है, संतृप्त विलयन है। संतृप्त विलयन कब होता है, जब हमारी वो विलयन की मात्रा जिसमें विलय की पदार्थ घुलना बंद हो जाए तो उसे संतृप्त विलयन कहते हैं। अब उसको हम गर्म कर रहे थे जैसे, तो गर्म करने पर उसे धीरे धीरे ठंडा कर रहे हैं तो क्या होगा, तो एक निश्चित तापमान पर अलग अलग पदार्थों का विलयन की क्षमता भिन्न भिन्न होती है। मान लीजिए कहीं पे टेस्ट कुछ और होगा, कहीं पे कुछ और होगा, तो उनके विलयनों की जो पदार्थों के विलयन की क्षमता होगी वो भिन्न भिन्न होती है। समझ में आया बात। आगे देखते हैं। विलायक की मात्रा, मात्रा को हम द्रव्यमान अथवा आयतन से डिफाइन भी कर सकते हैं।
जो विलायक की मात्रा है में घुले हुए विलेय की पदार्थ की मात्रा को विलयन की सांद्रता कहते हैं। ये आपने डेफिनेशन पीछे भी पढ़ ली। लेकिन विलयन की जो सांद्रता को दर्शाने की 3 विधियाँ बताई गई हैं। वो 3 विधियाँ कौन सी हैं? इस तरीके से आपसे क्वेश्चन भी आएंगे तो एक क्वेश्चन जरूर समझना। जैसे द्रव्यमान बटे विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता। प्रतिशतता के क्वेश्चन आने 3 तरीके से। द्रव्यमान बटे विलयन के द्रव्यमान प्रतिशतता, जिसको द्रव्यमान को मैंने W और विलयन का द्रव्यमान मतलब इसे भी W। W/W क्या होगा? दूसरी कंडीशन में हम देखते हैं दूसरा एक और है द्रव्यमान बटे विलयन के आयतन। पहले क्या था? विलयन के द्रव्यमान या विलयन के आयतन। तो द्रव्यमान तो W ही है और आयतन को V से वॉल्यूम। ऐसे तीसरा कि हमारे पास विलयन के आयतन है और बटे क्या है? आयतन प्रतिशतता V/V। बात आ गई समझ में? तो इस तरीके से हमने यो V/V, W/V और W/W तीनों के मान हमें निकालने हैं। तो सबसे पहला हम देखेंगे W/W का। तो द्रव्यमान किसका है? विलेय का। तो विलेय का द्रव्यमान, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान नीचे क्या है? विलयन का द्रव्यमान गुणा 100। फॉर्मूला क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे विलयन आना है, सभी फॉर्मूलों में नीचे की साइड में विलयन है। द्रव्यमान है तो द्रव्यमान, आयतन है तो आयतन, ऊपर विलेय मतलब विलेय बटे विलयन। और ऊपर क्या है? द्रव्यमान है तो द्रव्यमान, नीचे बटे वाला क्या है? द्रव्यमान है तो द्रव्यमान। द्रव्यमान बटे आयतन है तो ऊपर तो विलेय, नीचे विलयन। ऊपर द्रव्यमान है, नीचे आयतन है, तो विलेय पदार्थ का द्रव्यमान बटे विलयन का आयतन गुणा 100। तीसरे में देखेंगे V/V का मतलब विलेय बटे विलयन, विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन। चाहे आयतन बटे विलयन का आयतन हो जाता तब भी हमारा विलेय का आयतन बटे विलयन का आयतन गुणा 100। क्लियर है? इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। एक विलयन के 320 ग्राम विलायक जल में 40 ग्राम साधारण नमक विलेय है। विलयन की सांद्रता का परिकलन कीजिए। स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि एक विलयन है, उस विलयन के अंदर विलायक क्या होगा? जो अधिक मात्रा में होगा। विलेय क्या होगा? जो कम मात्रा में होगा। तो जल क्या है? विलायक है, तो विलायक जल की मात्रा 320 ग्राम। साधारण नमक विलेय है, तो विलेय की मात्रा मतलब नमक की मात्रा 40 ग्राम। इसके बाद हमें क्या क्वेश्चन में आता है? जो फॉर्मूले थे हमारे पास वो 3 फॉर्मूले थे। अब मात्रा बटे मात्रा, मात्रा को हम द्रव्यमान या आयतन मानते हैं, है ना? मात्रा को हम द्रव्यमान या आयतन, तो हमारे पास जैसे 3 फॉर्मूले थे। हम मात्रा बटे मात्रा द्रव्यमान, ठीक है ना? क्योंकि ये रहा नहीं क्या, मात्रा द्रव्यमान और आयतन किसी को मान सकते हैं। तो मात्रा को मैं यहाँ द्रव्यमान बटे द्रव्यमान मान के चल रहा है। तो इसकी मात्रा कितनी है? विलेय पदार्थ की मात्रा और बटे विलयन। तो विलयन क्या चीज़ है? हमें विलयन की निकालनी, क्योंकि विलेय की तो पता। अब विलयन की निकालनी तो कैसे निकालेंगे? हम विलयन की निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो विलयन क्या चीज़ है? विलयन की मात्रा, मैंने यहाँ मात्रा लिखा होता है, यहाँ पे विलयन की मात्रा कैसे निकलेगी? कि विलेय की मात्रा प्लस विलायक की मात्रा। अब विलेय की मात्रा कितनी है? 40 ग्राम और विलायक की मात्रा 320 ग्राम। दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आ गया? 360 ग्राम। 360 ग्राम, ठीक है ना? ये चीज़ आपके पास ये आ गई। अभी तो हमारे अब फॉर्मूला लगाएंगे हम कि हमारे पास फॉर्मूला है विलयन का द्रव्यमान प्रतिशत। ये तो पूछा उसने। विलयन की सांद्रता कह दो, विलयन की सांद्रता निकालनी है हमें। तो विलयन की सांद्रता निकालनी तो किससे निकाल लेंगे? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान या मात्रा, मैंने मात्रा बोल रखा तो मात्रा ही बोल दो यहाँ पे। विलेय पदार्थ की मात्रा बटे विलयन की मात्रा, विलयन की मात्रा गुणा 100। आगे देखेंगे विलेय की मात्रा कितनी है हमारे पास? 40 और बटे विलयन की 360 गुणा 100। अगर इसे सोल्व करोगे तो ये 36, 100/9 सोल्व करोगे तो 11.1%। ये चीज़ आपके पास क्लियर हो जाना है। आपको स्टूडेंट्स मेरी यहाँ तक की टॉपिक समझ में आ गए होंगे। अगर स्टूडेंट्स एक तो कमेंट ज़रूर किया करें, ठीक है ना? वीडियो को लाइक भी करना, क्योंकि स्टूडेंट्स आपकी कमेंट से मुझे पता चल जाता है कौन कौन बच्चा ये देख रहा है, तो समझ में भी आ जाता है कि हाँ वो बच्चों को समझ में भी आ रहा, कैसा है, क्लियर है। स्टूडेंट्स चैनल को अगर किसी स्टूडेंट्स ने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब भी कर लेना,
ठीक, बेल आइकन का बटन ज़रूर दबा लेना ताकि न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू स्टूडेंट्स।